नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा लगातार जारी है। बिल को राज्यसभा में भी पेश किया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय थाईलैंड दौरा है, थाईलैंड वो जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा सोना 91,205 रुपए के ऑल टाइम हाई पर अब पहुंच गया है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे रूस में कोविड जैसा रहस्यमयी वायरस मिला है। इसके अलावा आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला भी खेला जाएगा आईपीएल में, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कार से 3 करोड़ की ज्वेलरी कैश पकड़ाए गए हैं। और नवरात्रि में देवी के अनोखी पूजा प्रसाद में चढ़ाते हैं यहां पर कंकड़ पत्थर, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की। इसके अलावा चंपावत में सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि का मेला भी शुरू हो गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, अब बात वक्फ बिल की कर लेते हैं। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज इसे राज्यसभा में पेश किया गया है, जिस पर चर्चा लगातार जारी है। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। बिल को पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि ये प्रस्तावित कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और ना ही इसका मकसद उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज को बेहतर बनाना, जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। वहीं कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा है कि यह बिल पूरी तरह से फेक नैरेटिव पर आधारित है, जिसके लिए पिछले कुछ महीनों से कोशिश की जा रही थी। यह बिल बीजेपी के लिए सिर्फ ध्रुवीकरण का टूल है। राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए 118 सांसदों की जरूरत होगी। हालांकि एनडीए के पास 119 सांसदों का बहुमत है, लेकिन गठबंधन के किसी भी दल के पास भी सांसद का इधर उधर होना विधेयक को पास कराने की राह में रोड़ा बन सकता है। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा अभी भी लगातार जारी है। तो देखिए, लोकसभा में कल रात में ये जो बिल है ये पास हो गया और अब इसे राज्यसभा में पेश किया गया है। लोकसभा में इस बिल को सरकार ने बहुमत के साथ पास कर लिया है। राज्यसभा में इससे पास होना है। फिलहाल इस पर अपडेट ये है कि इस पर चर्चा लगातार जारी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि ये प्रस्तावित कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और ना ही इसका मकसद उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज को बेहतर बनाना, जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे हैं। राजधानी बैंकॉक पहुंचकर उन्होंने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद थाई रामायण का मंचन भी उन्होंने देखा। इसके बाद पीएम मोदी थाईलैंड की पीएम पाई तोंगारतान शिववात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान दोनों देश व्यापारिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पाइतो गर्तान फिलहाल दुनिया की सबसे कम उम्र की पीएम है। उनकी उम्र 38 साल है। वहीं यात्रा के दूसरे दिन यानी कल पीएम मोदी BIMSTEC सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सम्मेलन के बाद वे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस खान से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही मोदी शुक्रवार को थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकारन और रानी सुथिदा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी थाईलैंड के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जा सकते हैं। बाद में वो वात फो थाईलैंड के सबसे पुराने मंदिर में से ये एक मंदिर बताया जा रहा है। इसमें
1000 से अधिक बुद्ध प्रतिमाएं और 90 से अधिक स्तूप हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड पहुंचे हैं तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मुलाकात की है, हैंडशेक उन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय थाईलैंड के दौरे पर पहुंचे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से इस दौरान उन्होंने मुलाकात भी की। पीएम मोदी थाई रामायण का उन्होंने मंचन भी देखा है। आपको बता दें, दोनों देश व्यापारिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कल बिम्स्टेक सम्मेलन में भी पीएम मोदी भाग लेंगे। बांग्लादेश की मुखिया यूनुस खान से भी वो मुलाकात इस दौरान कर सकते हैं। थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकोर्न और रानी सुथिदास से भी वो मुलाकात करेंगे। थाईलैंड के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर भी जा सकते हैं पीएम मोदी। चलिए आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे भारत में लगे टैरिफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को देर रात भारत पर 26% टैरिफ रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा, भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ पर ट्रंप ने कहा है कि मोदी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं है और इसके बाद अब 9 अप्रैल से टैरिफ पर जो बदलाव है वो लागू हो जाएंगे। ट्रंप के संबोधन की कुछ बड़ी बातें भी रही हैं, अब वो भी जान लीजिए क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका विदेशों में बनने वाले वाहनों पर 25% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका दुनिया के किसी भी देश से अधिक अमीर होगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका नए प्रोडक्ट बनाएगा, नौकरियां और कारखाने अमेरिका में लौटेंगे। कनाडा के डेयरी टैरिफ अनुचित, कनाडा का डेयरी टैरिफ हमारे किसानों के लिए उचित नहीं है, इसे उन्होंने अनुचित बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आज का दिन अमेरिका के लिए आर्थिक आज़ादी का है, हमें अमेरिका को फिर से महान बनाना है। तो ये कुछ वो बड़ी बातें थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के ऐलान के समय कही हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। भारत को जैसे को तैसे यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ इसे कहा जा रहा है, जैसे को तैसा ये टैरिफ है लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का यह फैसला किया है। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएगा। सोने के बढ़ते भाव की, सोने ने आज यानी 3 अप्रैल को ऑल टाइम हाई बनाया है। ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 209 रुपये बढ़कर 91,205 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 90,996 रुपये पर था। वहीं 1 अप्रैल को सोने ने 91,115 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। हालांकि चांदी के दाम में आज गिरावट रही। 1 किलो चांदी की कीमत
2,236 रुपये गिरकर 97,300 रुपये प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले चांदी का भाव 99,536 रुपये प्रति किलो पर था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। सोना 91,205 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। 93 दिनों में 15,043 रुपये सोना महंगा हो चुका है। 94,000 रुपये तक जाने का फिलहाल अनुमान है। चांदी 2,236 रुपये गिरकर 97,300 रुपये पर ठहर गई है। तो किस शहर में क्या दाम है सोने का, क्या दाम है चांदी का, अब ये जान लीजिए। महानगरों और भोपाल में सोने की कीमत की अगर बात करें तो दिल्ली में क्या रेट है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 85,750 रुपये। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93,530 रुपये है। इसके अलावा मुंबई में क्या दाम है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 85,600 रुपये और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93,380 रुपये है। कोलकाता की अगर बात करें तो 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 85,600 रुपये और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 93,380 रुपये है। चेन्नई में क्या भाव है। चेन्नई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 85,600 रुपये। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93,380 रुपये है। इसके अलावा राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 85,650 रुपये और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93,430 रुपये पहुंच गई है। तो देखिए सोने की कीमतों में एक के बाद एक उछाल देखने को मिल रहा है और ये उछाल क्यों आ रहा है, तेजी क्यों है, इसके कुछ कारण भी हैं। तो सोने ने आज यानी 3 अप्रैल को अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है। ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है, जिसके कारण सोने के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रूस में मिले रहस्यमयी वायरस की। पिछले कुछ दिनों में कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस में एक रहस्यमय वायरस में वृद्धि हुई है, जिससे गंभीर श्वसन लक्षण पैदा हो रहे हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि लोगों में कोविड जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे मांसपेशियों में कमजोरी और लंबे समय तक तेज बुखार रहना। कई लोगों को खून की खांसी भी आ रही है। बढ़ती चिंताओं के बीच रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों ने अज्ञात वायरस की रिपोर्टों को खारिज कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कोई नया रोगाणु नहीं पाया गया है और इन मामलों को सामान्य श्वसन संक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रूसी मीडिया द्वारा कई शहरों में लोगों को प्रभावित करने वाली एक रहस्यमय बीमारी की रिपोर्ट के बाद संभावित प्रकोप को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया था कि कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लिए नकारात्मक परीक्षण के बावजूद मरीजों को गंभीर खांसी, बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत थी। रूस के टेलीग्राम न्यूज चैनल शॉर्ट के जरिए 29 मार्च को रहस्यमयी वायरस के बारे में पहली बार दावा किया गया। कुछ मरीजों को कई हफ्तों तक खांसी के गंभीर दौरे पड़ने की खबरें आईं। एक महिला ने दावा किया कि एंटीबायोटिक लेने के बाद भी उसे खांसी में खून आया। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भी लंबी बीमारी के अपने अनुभव साझा किए, जिनमें कुछ ने कहा है कि उनके लक्षण कोविड-19 से भी बदतर थे। रूस में ये कोविड जैसी एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 15वां मुकाबला 3 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए यह मैच काफी अहम होने वाला है। केकेआर और हैदराबाद के बीच आईपीएल में अब तक खेले गए मुकाबलों पर नजर डालें तो केकेआर का पल्ला भारी नजर आता है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 28 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 9 मैच हैदराबाद ने अपने नाम किए, जबकि 19 मैच में केकेआर ने बाजी मारी। इस सीजन में हैदराबाद ने अब तक 3 मैच खेले, जिनमें से केवल 1 मैच में उसे जीत मिली। स्कोर बोर्ड में हैदराबाद 7वें पायदान पर है। वहीं दूसरी ओर केकेआर ने भी 3 में से केवल 1 मैच में ही जीत हासिल की है। हालांकि वह 10वें पायदान पर है। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी है। वहीं अगर केकेआर और हैदराबाद के बीच आईपीएल में अब तक खेले गए मुकाबलों पर नजर डालें तो केकेआर का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है।
अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 28 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 9 मैच हैदराबाद ने अपने नाम किए, जबकि 19 मैच में केकेआर ने जीत दर्ज की है। केकेआर की मजबूती की अगर बात करें तो डिकॉक और नरेन का बल्ला चलना जरूरी है। हालांकि वेंकटेश अय्यर का खराब फॉर्म टीम के लिए चिंताजनक जरूर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कबीरधाम जिले में एक कार से 3 करोड़ की ज्वेलरी और 8 लाख नगद मिला है। बुधवार रात पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रुकवाकर जांच की तो उसमें 2 लोग सवार थे और गाड़ी के पीछे बड़ी मात्रा में सोना और कैश रखा हुआ था। यह पूरा मामला कोतवाली थाने का है। संदिग्ध व्यक्ति के पास वैध दस्तावेज नहीं होने से पुलिस ने सभी सामान जब्त कर लिया है और जब्त सोने की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कार में मौजूद 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। दोनों रायपुर के रहने वाले हैं। कार से करीब करोड़ों रुपए के सोने के आभूषण जैसे चेन, अंगूठी, चूड़ी, नेकलेस और करीब 8.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। पुलिस ने तुरंत दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कोतवाली थाना लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश भर में ऐसे कई मंदिर हैं जहां देवी देवताओं को फूल, फल और प्रसाद के अलावा अलग अलग तरह की चीजें चढ़ाए जाने की परंपरा है। लेकिन क्या आप ऐसी देवी के बारे में जानते हैं जिन्हें प्रसन्न करने के लिए कंकड़ पत्थर अर्पित किए जाते हैं? जी हां, एक ऐसा ही मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है, जहां देवी मां को भोग और प्रसाद के रूप में नारियल या फल फूल नहीं बल्कि कंकड़ और पत्थर का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। बिलासपुर शहर के खमतराई में देवी का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां माता सिर्फ 5 पत्थर के चढ़ावे से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। यह मंदिर है वन देवी का, जिन्हें बगदाई माता के नाम से जाना जाता है। यहां आने वाले भक्त मां को अर्पण करने के लिए अपने साथ विशेष प्रकार के पत्थर लेकर आते हैं और मां भाव से अर्पण किए गए इन पत्थरों से ही प्रसन्न होकर भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। मान्यता है कि इस अनोखी परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है। सदियों से चली आ रही परंपरा के संबंध में किंवदंती प्रचलित है कि सदियों पहले एक स्थानीय सेठ के सपने में माता ने आकर कहा कि मैं बिलासपुर शहर के पास स्थापित हूं और जो भी व्यक्ति आकर मुझे सच्चे भाव से 5 पत्थर अर्पित करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तभी से सेठ ने शहर के अन्य लोगों के साथ आकर माता की मूर्ति पर पत्थर अर्पित किए और जिसके बाद उसकी मनोकामना भी पूरी हुई, जिसके बाद माता की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और तब से ही लोग बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने आते हैं और चढ़ावे के रूप में 5 पत्थर चढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर रतलाम से है, जहां जयपुर ब्लास्ट मामला है और आतंकी फिरोज खान को इस मामले में जिला कोर्ट में पेश किया गया है। आतंकी को कड़ी सुरक्षा में जिला कोर्ट लाया गया। इसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए आतंकी की कोर्ट से रिमांड भी मांग सकती है। यूएपीए के तहत 11 आतंकियों पर इस मामले में केस दर्ज किया गया है। जयपुर ब्लास्ट मामले में अब तक सभी 11 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, यानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब कोर्ट में पेश किया गया है, रिमांड की डिमांड की जाएगी। रतलाम के रहने वाले ये सभी आतंकी बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर चंपावत के टनकपुर के पूर्णागिरि क्षेत्र की है। 90 दिनों तक चलने वाला उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला चल रहा है और नवरात्र भी चल रहे हैं। 15 मार्च को मां पूर्णागिरि के सुप्रसिद्ध मेले का शुभारंभ हुआ था और लगभग 5 लाख दर्शनार्थी माता रानी के दर्शन कर चुके हैं। साथ ही प्रतिदिन लगभग कई दर्शनार्थी मां के दर्शन कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। वह मां पूर्णागिरि का मंदिर 9 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ में मां की नाभि का स्वरूप है। जो भी श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आता है
माना जाता है कि उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। व्यवस्थाएं हैं हमारी, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सफाई की हो, और चाहे टैक्सी की हो, चाहे पार्किंग की हो, समस्त व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है। और इसमें लगातार इसका जो है मॉनिटरिंग हमारे मेला मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जो है की जा रही है। और अब तक लगभग अनुमानित है कि 4.5 लाख से ऊपर लोग जो है अभी तक दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में जहां एक तरफ 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं यात्रा से पहले घोड़े खच्चरों में वायरस फैलने के मामले भी सामने आ रहे हैं। खच्चरों में आए वायरस को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से कहा है कि कई सालों पहले भी यात्रा के दौरान वायरस फैला था। उस समय 150 से 170 के बीच डेथ के मामले सामने आए थे, लेकिन इस साल यात्रा से पहले ही खबर सामने आने के बाद व्यापक अभियान चलाया जाएगा। सौरभ बहुगुणा ने वायरस को लेकर तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार चिंतित है और एक अभियान के तहत इस समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा। बहुत पहले 2009 में लगभग 16 साल होने को आ गए हैं। उस वक़्त यात्रा के दौरान ये इन्फ्लुएंज़ा फैला था घोड़ों में, और उसको उस वक्त कंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था, जो मुझे अधिकारियों ने बताया। और उस वक्त 150 से 170 के आसपास, जो एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग 150 टू 170 के बीच में डेथ हुई थी। अच्छी बात यह है कि हमको आज 30 दिन पहले ही इसकी खबर मिल गई है। हमने एक पूरा व्यापक अभियान चलाएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि जो भी घोड़ा यात्रा के रूट पे रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा वो इन्फ्लुएंजा फ्री हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय बिम्सटेक में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड में हैं, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्सटेक के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से अवगत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बंगाल की खाड़ी में लगभग 6,500 किलोमीटर की सबसे लंबी तटरेखा है। हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र सड़कों, रेलवे, जलमार्ग, ग्रिड और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ बिम्सटेक के लिए कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा त्रिपक्षीय राजमार्ग का पूरा होना भारत के उत्तर पूर्व को प्रशांत महासागर तक जोड़ देगा, जो एक वास्तविक गेम चेंजर है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि इस भू रणनीतिक कारक को ध्यान में रखते हुए हम पिछले दशक में बिम्सटेक को मजबूत करने के लिए बढ़ती ऊर्जा और ध्यान समर्पित किया है। दरअसल चीन दौरे पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया था। यूनुस ने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वे चारों ओर से भूमि से घिरे हुए थे और भारत का लैंड लॉक्ड क्षेत्र है, जिनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में जो समंदर है उसका एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। जयशंकर का मोहम्मद यूनुस को इसके बाद उन्होंने मुंहतोड़ जवाब भी मिला है। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।